1962 इंडिया चाइना वॉर। नेहरू जी ने यूएसए से मदद मांगी कि हमें एयर सपोर्ट दे दिया जाए, यूएस एयरफोर्स स्क्वाड्रंस। यूएस ने नहीं दिया। इसका कारण कहा जाता है कि इंडिया का कोई फॉर्मल डिफेंस रिलेशन यूएस के साथ नहीं था, हम तो नैम में बिलीव करते थे। आज की इस वीडियो में हम इसी इशू को डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम कहते हैं मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड में हो गई है, मल्टीपल पावर्स वर्ल्ड में हो गए हैं, और इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस कबीर दोहे पर चलना चाहिए, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर, खड़ा कबीरा बाजार में मांगे सबकी खैर। तो यानी कि सबके साथ दोस्ती, किसी के साथ कोई अपनी दुश्मनी नहीं है, एक्सेप्शन अपने पड़ोसी, राइट। तो क्या सही में ये स्ट्रेटजी आज काम करेगी? मल्टीपोलैरिटी का कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है, पोलैरिटी बनती कैसे है, जरा समझते हैं। मतलब बाय द एंड ऑफ द सेशन आपकी थोड़ी आंखें खुल जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू हाउ वी आर थिंकिंग ऑफ यूजिंग यूएसए और यूजिंग यूएसए यूजिंग अस, और क्या हमें चाइना के साथ भी पीस करना पड़ सकता है फ्यूचर में। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है यूएसए और लैटिन अमेरिका का कि उन देशों ने क्या सोचा था इंडिया जैसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके, और उनका अब क्या स्टेटस है। पूरी कहानी को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हम सबको पता है एक तरफ इंडिया क्वाड का भी पार्ट है, और इस क्वाड मीटिंग में इंडिया क्या कह रहा है कि देखिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, आपका जो विजन है ना इंडो पैसिफिक में, हमारा भी वही विजन है। अब ये कह रहे हैं भाई हमारा विजन टू कंटेन चाइना है, टू काउंटर चाइना है, तो आप भी हमारे साथ मिलकर कहिए एक ही आवाज में टू काउंटर चाइना। इंडिया वैसा कहता नहीं है। इंडिया कहता है कि देखो ऐसा है, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, हमारे साथ तो इतना बड़ा बॉर्डर अटैच है चाइना का, राइट। और आप तीनों ही हैं डेवलप्ड नेशन। चाइना, इंडिया अभी भी आते हैं डेवलपिंग नेशन में। इंडिया साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करता है, यानी कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों की लीडरशिप की बात करता है। तो एक हमें यह भी अंदर से कुछ डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएसए हमारे साथ ये एक बेट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा हो। क्योंकि यूएसए के एक थिंकर थे मर्शाइमर, उन्होंने कहा कि यूएसए अपनी फॉरेन पॉलिसी में, मतलब अपनी विदेश नीति में अपने फ़ायदे के लिए कई बार ऐसा किया करो, डायरेक्ट वॉर में मत जाया करो, किसी दूसरे का इस्तेमाल किया करो। जो बेट है वो ब्लीड होता रहे, तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, दोनों अपने कॉन्फ्लिक्ट में वीक हो जाएंगे, तुम्हारी हेजेमनी बनी रहेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी समझदारी दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ भी हैं हम, और दूसरी तरफ इंडिया ब्रिक्स में भी है, एससीओ में भी है। और ब्रिक्स में हम किसके साथ हैं, ये देखिए, मिस्टर पुतिन के साथ हैं, चाइना के साथ हैं। एससीओ में हम इनके साथ बैठे हैं, राइट। तो एक तरफ हम रशिया, चाइना को भी साथ में लेकर बैठे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में और ब्रिक्स में, और दूसरी तरफ हम क्वाड में भी हैं। यूएसए को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर कह रहे हैं। लेकिन क्या यूएसए चाइना के अगेंस्ट हमारे अगर वॉर हुआ तो क्या यूएसए हमारे वाकई काम आएगा? क्या अगर हम सबके दोस्त हैं तो क्या वाकई कोई हमारा ज़रूरत में दोस्त होगा? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि जो सबके साथ होता है वो किसी एक के साथ नहीं होता। तो जब सिचुएशन नॉर्मल होती है तो सब उसका दोस्त होते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो कुछ सोचते हैं कि अच्छा तुम तो सबके दोस्त बन रहे थे ना। अब देखो, अब ज़रा इस पोलैरिटी को समझ लेते हैं। इंडिया कहता है कि वर्ल्ड इज़ मल्टीपोलर, और हम इस मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं। अब ये पोलैरिटी होती क्या है? ये वर्ड एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पॉपुलर हुआ, जब दुनिया 2 पोल्स में बट गई। ऐसा क्यों कहा गया? एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। कहा गया कि भाई 2 ही महाशक्तियां हैं, 2 ही सुपर पावर हैं दुनिया में। अब सुपर पावर पता कैसे लगा? सुपर पावर का मतलब होता है आपके पास इतनी पावर हो गई कि बाकी नेशंस अगर साथ मिल जाएं तो भी आपको मतलब कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते, राइट। उनके पास आपके खिलाफ पावर है नहीं, काउंटर ऑफेंसिव पावर इज मिनिमल अगर आपकी पावर देखी जाए। तो हम कह सकते हैं कि यार पावर में ना आजकल 2 फैक्टर तो काउंट होते हैं, मनी एंड मिलिट्री। तुम्हारी इकोनॉमी का साइज, तुम कितने अमीर हो, और तुम्हारी मिलिट्री का साइज क्या है। अभी मैं यहाँ पर इंडिया चाइना को भी कंपेयर करने वाला हूँ। यूएस और चाइना इस समय आपको नहीं लगता इकोनॉमी वाइज सबसे करीब है? अरे हैं कि नहीं भाई? अगर सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करें यूएस से, और सेकंड नंबर पे चाइना, और चाइना कह रहा है मैं बनूंगा फर्स्ट इकोनॉमी। यूएसए कह रहा है बेटा इससे पहले और भी आए थे जो यूएस के बाद सेकंड नंबर पर थे, उन्होंने भी कहा था वो भी फर्स्ट बनेंगे, लेकिन फर्स्ट बन नहीं पाए, उससे पहले उनके बुरे दिन शुरू हो गए। आप कहेंगे एग्जांपल दे दीजिए।
एग्जाम्पल जर्मनी, एक समय पर जर्मनी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था दुनिया की और फर्स्ट लार्जेस्ट बनने वाला था, नहीं बन पाया, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गए। जापान एक समय पर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था और ऐसा लग रहा था कि अब जापान लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, नहीं बन पाया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। तो एक सेकंड नंबर से गया नीचे पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, एक नीचे गया इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। अब आप सोच रहे हैं सर चाइना बताइए कैसे नीचे जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ऐसा प्रेडिक्शन करने से पहले जरा देखना पड़ेगा चाइना एफर्ट क्या कर रहा है। अब ये कहा जाता है कि पोलैरिटी को हम क्या एग्जैक्टली साइंस कह सकते हैं, क्योंकि आपने अभी भी कहा कि सर पैसा और मिलिट्री दो से डिसाइड होती है जी पावर, यही है पावर। लेकिन देखिए पावर इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, कितने देश आपके फेवर में हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपका क्या इन्फ्लुएंस है, जो दुनिया के लिए ज़रूरी है उसको आप कितना, उसको बदलने का कितना प्रभाव रखते हैं। आप कहेंगे मतलब जैसे यूएसए, अरे भाई साहब यूएसए के आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक में जो इन्फ्लुएंस है चाइना के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट साइंस नहीं है कि केवल पैसा ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल इसको प्रूफ करूं आपके सामने, जैसे यूएसएसआर यहाँ लिखा हुआ है, यूएसएसआर की इकोनॉमी सोवियत इकोनॉमी यूएसए के कंपैरिजन में आधी थी, लेकिन फिर भी सुपर पावर थी या नहीं थी? यानी कि केवल इकोनॉमी का साइज मैटर नहीं करता, कैपेबिलिटी, इन्फ्लुएंस, कितने सारे देशों के जो लोकेशंस हैं वो आपके लिए ओपन है, ये भी मैटर करता है। डिस्टेंस मैटर करता है। देखिए यूएसए और यूएसआर के बीच में डिस्टेंस था, यूएसए और चाइना के बीच में डिस्टेंस है। यह भी कहा जा रहा है क्या दुनिया बाइपोलर होती जा रही है? अब आप कहेंगे डिस्टेंस क्यों मैटर करता है? वो इस वजह से अगर दो पावर बिल्कुल मिली हुई होंगी, नेबर होंगी, तो ऐसे में हो सकता है बाइपोलैरिटी ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइपोलैरिटी के लिए आप आसपास के देशों को भी इन्फ्लुएंस करोगे, और सेफ मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट वाली बाइपोलैरिटी इज रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सीधी बात है, जैसे चाइना नंबर 1 बनना चाहता है, यूएसए नहीं चाहता तुम बनो, तो कॉन्फ्लिक्ट की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं? तो अगर दूर होते हैं तो दूसरे वाले देशों के लोकेशंस को अपने फायदे के लिए यूज कर पाते हैं। अगर बिल्कुल लोकेशन मिली होती तो भाई साहब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हो जाते, फिर तो आपस में लड़ते रहते, किसी को भी पावरफुल ना बनने देते। लॉजिक समझ में आया? इसी वजह से यूएसए ने दिमाग लगाया था कि भाई साहब कनाडा, मैक्सिको, तुम्हारे साथ रिश्ते हमारे सही रहने चाहिए, क्योंकि पड़ोस स्थिर होना चाहिए, जिससे मानसिक शांति रहेगी। एक तरीके से आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वो एक्चुअली अच्छी चलेंगी। अगर आप यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट में उलझे रहे तो दिक्कत होगी ना। इससे आपको कनेक्ट कर लेना चाहिए कि अगर हम वर्ल्ड वॉर से पहले की बात करें तो यूएसए कौन सी पॉलिसी का इस्तेमाल करता था? कुछ याद आ रहा है? मुंडो डॉक्ट्रिन। मुंडो डॉक्ट्रिन कहती है, मुंडो सिद्धांत कहता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी रखेंगे, मतलब हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा तो मिलिट्री कैपेबिलिटी भी रहेगी, तभी हम अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। लेकिन मुझे बताओ, अगर इनके सामने वो वाले पंगे होते जो इंडिया के साथ हैं, जैसे कि यहाँ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट, चाइना के साथ बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं बॉर्डर पर, सिक्योरिटी डिलेमा है, वो ज़्यादा है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये डिस्टेंस भी इस वजह से मैटर करता है। ग्लोबल मिलिट्री कैपेसिटी भी मैटर करती है। जैसे अगर मैं यूएसए और चाइना को कंपेयर करूं तो चाइना इज इन्वेस्टिंग हैविली, लेकिन अभी भी वो यूएसए से काफ़ी पीछे है। जैसे कि ये जो रीजन है, इसको हम इंडो पैसिफिक कहते हैं। देखिए ये रहा इंडिया, इस समय चाइना इस बात को समझ रहा है कि यार मेरी मिलिट्री कैपेसिटी कम है, तो चाइना इज हैविली इन्वेस्टिंग इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स, चाइना इज हैविली इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग दीज पोर्ट्स, जैसे कि आपका हम्बनटोटा पोर्ट, ग्वादार पोर्ट, जिबूती, ये सारी लोकेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? यहाँ पर मालदीव्स का आइलैंड खरीद लिया, प्राइवेट कंपनी ने खरीदा है, फिर ये ऐसे ही करते हैं, आगे जाकर उसको डुअल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर यहाँ पर एक और पोर्ट है क्यूप्यूक पोर्ट। तो चाइना एक तरीके से इस रीजन में अपने आप को मजबूत करना चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है। अब आप कहेंगे इस रीजन की क्यों इतनी बात कर रहे हैं? वो इस वजह से बात कर रहा हूँ कि दुनिया की ताकत 21वीं सदी में शिफ्ट हो रही है इस साइड, यानी कि अटलांटिक से इंडो पैसिफिक की तरफ। पहले यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के बीच का जो ट्रेड है वही दुनिया के ट्रेड का सबसे बड़ा पार्ट होता था। लेकिन इस समय दुनिया की इकोनॉमी यहाँ पोटेंशियल है, डेवलपिंग नेशंस हैं, ग्रोथ रेट हाई है, तो ट्रेड पोटेंशियल यहाँ पर है। तो जहाँ पर पैसा, उस पैसे को सिक्योर करने के लिए हथियार ज़रूरी होता है। अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं, कोई नेशन है या इंडिविजुअल है, और आप सोचें कि आपके कोई दुश्मन भी नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है टॉप पोजीशन, तो कुछ तो होंगे जो चाहेंगे कि आप ना बनो। तो इसी वजह से
चाइना ने भी ये कैलकुलेशन लेकर चल रहा है कि आई हैव टू फेस सर्टेन एनिमीज एंड आई हैव टू प्रोटेक्ट माई इकोनॉमिक राइज बाय हैविंग मिलिट्री कैपेबिलिटी। इस वजह से वो इस समय मिलिट्री कैपेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो ये एक तरीके से डेंजर है कि नहीं इंडिया के लिए? बिल्कुल डेंजर है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर वर्ल्ड बाइपोलर बना, जो कि बनने लग रहा है, तो जो एक पोल है वो हमारा पड़ोसी है भाई। आपको कि इससे हमें क्या फ़र्क है? अरे फ़र्क ये है कि अगर चाइना इतना पावरफुल बन रहा है और वो हमारा पड़ोसी है, तो हम नैम पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, जो हम कोल्ड वॉर टाइम में कर रहे थे। यानी कि अगर यूएसए एंड यूएसआर की दुश्मनी है तो हम कह सकते थे ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर, हम तो सबका अच्छा चाहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ जो एक पिलर बन रहा है चाइना, उसके साथ बॉर्डर जुड़ा हुआ है आपका और बॉर्डर पर है डिस्प्यूट। तो यानी कि इंडिया कैन नॉट फॉलो नॉन अलाइनमेंट एज अ सेफ स्ट्रेटजी। एक लॉजिक यहाँ पर ये बैठता है, क्योंकि हमारा तो पड़ोसी है ना ये, जिसके साथ हमारे डिस्प्यूट है, तो अब हमारे पास चॉइस क्या है? अगर आप ये इस तरीके से दुनिया को देख रहे हो कि देखो यूएस और चाइना ही पावर नहीं है, फ्रांस भी तो पावर है, जर्मनी भी तो पावर है, जापान भी तो पावर है। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो पावर है तो उनसे दोस्ती करो भाई, कि भाई अगर चाइना और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो देखो फ्रांस, जर्मनी, जापान, तुम्हारा सपोर्ट हमारे साथ होना ही होना चाहिए। तो क्या इंडिया ऐसा कर रहा है? तो कर रहा है। फ्रांस, जापान, जर्मनी के साथ भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या इससे पूरा काम हो जाएगा? वो इस वजह से मैं कह रहा हूं, अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए एक कैपेबल फ्रेंड है, अगर कंपेयर करो फ्रांस, जर्मनी से, जापान से, है कि नहीं? क्योंकि सिर्फ अच्छा दोस्त हो आपके साथ यही काफ़ी नहीं होता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, दोस्त कैपेबल भी होना चाहिए, राइट। इस वजह से हर तरीके के दोस्त होने चाहिए, कोई किस तरह की मुश्किल में, कोई किस तरह की मुश्किल में। टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन करना है, जापान इज़ देयर। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस चाहिए, जापान इज़ देयर। लेकिन भाई साहब जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आएगी ना, जब उस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी आपको, जैसे कि हमने यूएसए के साथ एग्रीमेंट भी किए, बेका, लेमुआ, कोमकासा, ये सब मैं आपको पीएसआर ऑप्शनल में, आईआर में पढ़ाता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में। यहाँ पर समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे डेंजर में अगर कोई ताकत हमारी ताकत में ऐड होकर हमें बढ़ा सकती है तो वो यूएसए है। ये बात तो फैक्ट है। इन सब में तो भाई सबसे ज़्यादा पावरफुल यूएसए है। और याद करिए चाणक्य ने भी क्या कहा था। चाणक्य ने कहा था अपनी मंडल थ्योरी में कि देखो तुम्हारे देश की जो ताकत है ना, वो केवल इससे डिटरमाइन नहीं होती, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे दोस्तों के पास जो है उसको भी ऐड करते हो, तब जाकर तुम्हारी कलेक्टिव पावर बननी चाहिए। और इस समय पर उसको हम बैलेंसिंग कहते हैं, एक्सटर्नल बैलेंसिंग कहते हैं। इंटरनल बैलेंसिंग का मतलब अपने हथियार, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करो। एक्सटर्नल बैलेंसिंग का मतलब है मजबूत देशों को अपने फेवर में रखो। ये स्ट्रेटजी देश की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। अब फ्लॉड एजम्पशन है ये, मतलब ये है कि इंडिया को अपने आप को भी जांचना होगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। अगर केवल हम देशभक्ति के नज़र से देखेंगे कि भाई हम तो स्ट्रांग हैं, तो भाई साहब वो ट्रू देशभक्ति नहीं है। ट्रू देशभक्ति है कि अपने आप को जानो, अपनी स्ट्रेंथ को भी जानो, वीकनेस को जानो। चाणक्य और थुसाइडस ग्रीक थिंकर, दोनों ने ये बात कही कि भाई देखो हवा का रुख समझ लो, हवा के रुख को समझकर अपने देश या यहाँ पर अपनी जो नाव है आपकी, उसकी दिशा को मैनेज कर लो। कारण क्योंकि अगर हवा का रुख ना समझा तो दिक्कत हो सकती है। तो यानी कि अपनी वीकनेस को समझोगे तभी तो उसको स्ट्रेंथ में तब्दील करोगे। अब ज़रा एक कंपैरिजन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए टोटल मिलिट्री पर्सनल इंडिया एंड चाइना। यहाँ पर देखिए डिफेंस बजट, यहाँ पर $55.2 बिलियन, यहाँ पर $224 बिलियन। टोटल एयरक्राफ्ट 2082, यहाँ पर 3187, हेलीकॉप्टर 692, 1004, फाइटर इंटरसेप्टर्स 520, 1222, अटैक एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर यहाँ पर 69417। तो कहने का मतलब है अगर आप ये कंपैरिजन देख रहे हैं, देखिए 16 सबमरीन और यहाँ पर 76 सबमरीन, नेवल एसेट 295, यहाँ पर 714, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स 2815, यहाँ पर 40,000। तो भाई अगर जिसको हराना है, जिससे अपने देश को सुरक्षित करना है, तो एक जिम्मेदार जो पॉलिसी मेकर होगा वो ये भी असेसमेंट करेगा कि यहाँ पर गैप कितना है, राइट। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि केवल हथियार ज़्यादा हो जाने से दुश्मन ताकतवर नहीं हो जाता। ऑपरेशनल कैपेसिटी, लोकेशनल एडवांटेज इन दी टोपोग्राफी वेयर दिस फाइट इज गोइंग टू हैपन, ये पहले से ही सोच के चलना पड़ता है, राइट। प्लस विच एल्स, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो आपके साथ खड़ा होगा, वो भी आपको देखना होगा। देखिए इकोनॉमी
$3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यहाँ पर $19.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा हाई है 7% अराउंड, यहाँ पर 4.5%। एयरपोर्ट कंपैरिजन, रेलवेज, एक्सप्रेसवेज, मेजर सी पोर्ट देखिए 13, 34। पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी चाइना की कई गुना है, एक्सपोर्ट्स कई गुना है। फॉरेक्स रिजर्व 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर, हमारा 608 बिलियन यूएस डॉलर। तो यानी कि दिस शोज कि हमें किन किन एरियाज में फर्दर पुश करना है। देखिए कंपैरिजन ज़रूरी होता है, कंपैरिजन से हमें एक थर्स्ट मिलता है कि यार इन डायरेक्शन में काम करना है। अब देखिए बैलेंसिंग नॉट एन ऑप्शन, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि देखो अगर दूर होते हैं, जैसे एशिया अफ्रीका के अदर नेशंस जो है दूर हैं, तो वो कह सकते हैं हम तो चाइना के साथ भी अच्छा रिलेशन रखेंगे, यूएसए के साथ भी रखेंगे, सबके साथ रखेंगे और सबसे दूर रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि यूएसए और चाइना के बीच की जो दूरियां हैं वो हम पर नेगेटिव इंपैक्ट ले आए, इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट हम पर नेगेटिव इंपैक्ट ले आए, तो वो अपने आप को कहेंगे कि हम स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी रखेंगे। एम्बिगिटी का मतलब होता है कि भाई हम क्लियर कट किसी के भी साथ नहीं होंगे। लेकिन इंडिया जैसा देश जो चाइना के साथ नेबर है, उसको कई जगह पर क्लैरिटी रखनी होगी। इस बात को मैं भी प्रूव करने वाला हूं। जैसे हमने नैम का इस्तेमाल किया किस टाइम पर, कोल्ड वॉर पर, और उससे हमें दोनों तरफ से फायदा हुआ, यानी कि हमें यूएसए से भी फायदा हुआ, ग्रांट्स कुछ मिले, PL480 प्रोग्राम, ग्रेन मिले, और हमें यूएसएसआर से भी फायदा हुआ, डिफेंस, इकोनॉमी सपोर्ट एक्सेट्रा, है ना। लेकिन अब हम क्या ऐसी पोजीशन में हैं कि भाई अगर कोल्ड वॉर जैसी स्थिति दोबारा होती है, यूएसए एंड यूएसआर के बीच में वैसा यूएसए एंड चाइना के बीच में वैसी स्थिति बन जाती है जैसे कि यूएसए एंड यूएसआर के बीच में थी, तो डू यू एक्सपेक्ट दैट वी कैन फॉलो द सेम स्ट्रेटजी कि चलो चाइना से बेनिफिट ले लेंगे और यूएसए से बेनिफिट ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज चाइना कंसिडर इंडिया एज अ थ्रेट। चाइना वॉन्ट्स टू टैग इंडिया इनटू साउथ एशिया कि भाई तुम साउथ एशिया की प्रॉब्लम में उलझे रहो, तुम रीजनल पावर, ग्लोबल पावर ना बनो। क्योंकि चाइना चाहता है कि जो पूरा जो एशिया है ये यूनिपोलर बने, उसमें केवल एक ही पोल हो, चाइना। चाइना को पता है कि यूएसए इज यूटिलाइजिंग इंडिया टू स्ट्रेंथन इंडिया अगेंस्ट चाइना। तो सीधी सी स्ट्रेटजी है, अगर उसे क्लियर कट पता है कि इंडिया को मेरे खिलाफ खड़ा करने के लिए मजबूत कर रहे हो, तो इंडिया को मजबूत होने देगा क्या? नहीं होने देगा। ये सिंपल है। अब जो है चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि वो नेबरहुड है, यही सिचुएशन आपको बता रहा था। अब मुद्दा ये है कि अब चुनाव होने वाले हैं यूएसए में। अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए तो कुछ एनालिस्ट का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हैं कि भाई इंडो पैसिफिक से वापस आ जाओ, मतलब इंडो पैसिफिक में हमारी फोर्सेस का इतना खर्चा हम नहीं करेंगे। तो अगर इन्होंने अपनी फोर्सेस पर इतना खर्चा नहीं करा तो भाई साहब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएसए इज गोइंग टू बी स्टैंडिंग विद अस व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक ओशन? नहीं। फिर क्या होगा? क्या फिर फ्रांस, जर्मनी, जापान ये काफ़ी होंगे? और देखिए, देश की सुरक्षा की बात हो तो हर एक सिनेरियो को सोचकर चलना चाहिए, हर एक पॉसिबिलिटी को सोचकर चलना चाहिए। ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसे में एक सजेशन दिया जाता है कि फिर इंडिया को चाइना के साथ पीस रखना पड़ेगा, और एटलीस्ट तब तक रखना पड़ेगा जब तक कोई ऐसा लीडर नहीं आ जाता जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को दोबारा से सपोर्ट करे। तो ये एक साउंड स्ट्रेटजी है कि हमें अपने सही समय का इंतज़ार करना होता है। लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अब ये बेस्ट एग्जांपल लैटिन अमेरिका का। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, वहाँ पर सोशलिस्ट आइडियाज़ बड़े यू कैन से प्रोमिनेंट थे, और यूएसए उनको काउंटर करने की कोशिश करता रहता था। और आज की स्थिति ये है, चाहे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ लाख कह लें कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन यूएसए जब चाहता है तब वहाँ पर इंटरवीन करता है कि नहीं करता है? वेनेजुएला के हालात देख लीजिए। तो वेनेजुएला के जो लीडर हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, ये सब आरोप यूएसए पर लगते हैं। तो मतलब यूएसए लैटिन अमेरिका के पड़ोस में है और इतना मजबूत हो गया कि वो एक ऐसा इन्फ्लुएंस रखता है लैटिन अमेरिका पे कि लैटिन अमेरिका के पास यूएसए के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए पावर है नहीं। अब इससे हमारे लिए सीखने वाली बात यह है कि चाइना हमारे बराबर में है। अगर चाइना इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि वो एशियन कंट्रीज को आगे सब्जुगेट कर दे अपनी विल पर, तो हमारे लिए तो एक बड़ा चैलेंज है। तो यानी कि चाइना के ऐसे राइज को इंडिया को नहीं होने देना है, राइट? तो ऐसे में टाइम बीइंग वी हैव टू फाइंड अ वे टू लिव विद चाइना, बट वी नीड टू फोकस ऑन आवर डेवलपमेंट। हम कॉन्फ्लिक्ट में ना उलझें, अपने डेवलपमेंट पर फोकस करें, लेकिन स्ट्रेटेजिकली हम रिलेशंस को बनाते रहें। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे कहा जाता है कि यूएसए के साथ एग्जैक्ट कम्युनिकेशन रखो कि भाई भले ही हम नहीं कह रहे कि क्वाड एक मिलिट्री यू कैन से अलायंस हम नहीं बनाना चाह रहे, लेकिन हम डिफेंस में
when it comes to China, when it comes to any threat, we want that kind of peace treaty like Indira Gandhi ji entered when it comes to 1971 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर, यानी कि बांग्लादेश वॉर से पहले हमने यूएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। उस समय पर जब यूएसए और ये यूके ये हमारे खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब पाकिस्तान ने कहा यूएसए जरा हमें सपोर्ट करने आना, तो यूएसए यहाँ बांग्लादेश था, मतलब ईस्ट पाकिस्तान था, तो यूएसए यहाँ से आ रहा था, यूके यहाँ से आ रहा था। इसको हम कहते हैं पिंसर अटैक, इंडिया को बीच में लेकर अटैक करना पिंसर अटैक कहते हैं, जिससे इंडिया रुक जाए और यहाँ पर पाकिस्तान ही जीत जाए। लेकिन उस समय हमारी यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन आ गई, यूएसएसआर ने घेर लिया यूएसए को, कहा जरा बेटा वापस जाओगे, तो यूएसए ने कहा यार हम तो वापस जा रहे हैं। यूके को भी कम्युनिकेट कर दिया कि तुम भी वापस आ जाओ, नहीं तो बड़ा वॉर हो सकता है भाई, कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसए यूएसआर बड़ी पावर। तो फाइनली फिर हमने अपना काम कर दिया, रिकॉर्ड टाइम में फाइनली ईस्ट पाकिस्तान को, वहाँ पे पाकिस्तान को हरा दिया, बांग्लादेश जीत गया। तो यानी कि यहाँ पर हमें ऐसा ही, जैसे वहाँ पर फ्रेंडशिप ट्रीटी हमारी यूएसआर के साथ साइन हुई थी, ऐसी फ्रेंडशिप ट्रीटी हमें यूएसए के साथ करनी होगी, जो क्लियर कट कहे कि थ्रेट के टाइम पर वी शुड बी स्टैंडिंग विद ईच अदर। तो आप कहेंगे सर रशिया के साथ क्यों नहीं बोल रहे आप? अरे भाई साहब रशिया क्यों आएगा? अगर चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो गई कि रशिया आएगा हमारे साथ? नहीं आएगा, क्योंकि रशिया को है चाइना की इकोनॉमी की ज़रूरत। जब यूएसए रशिया के खिलाफ होता है तो चाइना खड़ा रहता है रशिया के साथ। तो इस राजनीति को समझिए। खैर, अब इंडिया की पॉलिसी अभी कैसे परफॉर्म कर रही है, तो ये एक रिपोर्ट है साउथ ईस्ट एशिया 2023। तो ये बता रहा है क्या स्टेटस है। तो इंडिया का जो ट्रस्ट रेट है, ट्रस्ट परसेंटेज है, वो इम्प्रूव हुआ है। यानी कि आसियान नेशन जो हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन सब की लोकेशंस बड़ी क्रिटिकल हैं इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। इन सब का मानना है कि अगर यूएस चाइना की राइवलरी और बढ़ी तो हम चाहेंगे, मतलब ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप इनकी स्ट्रॉन्ग रहे। यानी कि खुद चाइना का अल्टरनेटिव इंडिया को देखते हैं, राइट। तो ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है ना। अभी मैं आगे जाऊंगा, आपको बता दूं यहाँ पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं आपको, आपका 20 जून यानी कि आज बैच स्टार्ट हो गया P2I का। तो आप में से जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, 2025 आप टारगेट कर रहे हैं, तो यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस। और ये यहाँ पर जो बैच है, इंग्लिश वाला जो बैच है, वो उसमें एक्चुअली जो पॉलिटी आएगी वो 8 अगस्त से आएगी, तो उसको मैं पढ़ाऊँगा। सो आई एम गोइंग टू बी कमिंग इन दिस बैच, कंप्लीट पॉलिटी विल बी टॉट बाय मी। अभी मेरा ऑफलाइन में चल रहा है जीएस फाउंडेशन में, जो स्टडी IQ का सेंटर है करोल बाग। तो अगर आप कोई ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं कोचिंग, तो यहाँ आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइव अलग क्लासेस हैं, वो उसमें मेरी 8 अगस्त को क्लासेस आएंगी। अच्छा, PSR ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ बेसिक से लेकर मोक्ष तक। तो बैच स्टार्ट हो गया है, पहला ही चैप्टर आज स्टार्ट हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर डिटेल्स चाहते हैं तो स्कैन करके ना आप इस सेशन में जुड़ सकते हैं। डायरेक्टली आपको क्लास मिल जाएगी जिसमें आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करूँगा। दिस इज़ ओपन फॉर ऑल, ओपन सेशन है। नाउ लास्ट में हम बात करेंगे एडमिशन आपको कैसे लेना है। अभी फोकस करते हैं टॉपिक पर। देखिए, इन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का कहना है कि इंडिया एक एसेट है इनके लिए। मैंने बताया ना कि देखिए ट्रस्ट लेवल इंडिया का बढ़ा है। तो इंडिया का ट्रस्ट लेवल क्यों बढ़ रहा है भाई? देखो, ट्रस्ट तभी बढ़ता है जब आपके पास हैसियत होती है, सीधी बात। जब आप काम के होते हो और साथ में आप कुछ ऐसे काम करते हो जिससे उनको लगता है कि आप उनके साथ हो। तो इंडिया के पास ऐसा क्या है? इंडिया के पास है इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इंडिया के पास है द वे वी आर फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी एज वेल, स्पेशली IT सेक्टर। IT सेक्टर तो आपको पता है ना हमारा प्लस पॉइंट है। तो इन सब देशों को उसकी ज़रूरत है। तो ऐसे में भाई इंडिया को ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस। हमने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये जो छोटे छोटे यहाँ पर देश हैं, इन सब के साथ इंडिया अलग से पार्टनर कर रहा है, जिससे कि इनके साथ रिश्ते हमारे मजबूत होंगे। तो चाइना इन लोकेशंस का एटलीस्ट हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। मल्टी अलाइनमेंट ये हम करके चल रहे हैं। हम G20, G7, ब्रिक्स, SCO हर जगह पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंसिंग ज़रूर भी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं, देखो ये टाइम जो है ना क्लियर कट अलायंस का नहीं है। अगर हमने यूएस के साथ क्लियर कट अलायंस बना ली कि भाई होने दो बाइपोलर वर्ल्ड, चाइना के साथ खुल के हम खिलाफ हैं और हम यूएसए के साथ खड़े हैं, तो भाई साहब ऐसा हो सकता है आपको इतना फ़ायदा ना हो जितना यूएसए को आपसे हो जाए। कारण यूएसए तो चाहता है कि चाइना के साथ कोई लड़े, कोई खड़ा हो और चाइना और वो दोनों कमज़ोर हो जाए। तो ऐसा भी हमें नहीं होने देना, है कि नहीं। तो हमें मजबूती बनाकर भी रखनी है जिससे कि चाइना पर प्रेशर बनाकर रखें, राइट।
तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन लेकिन हमें करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया 62 में फॉल्ट हो गया था, क्लास की स्टार्टिंग में बताया था। यूएसए से एयर सपोर्ट मांगा, यूएसए ने मना कर दिया। यूएसए ने कहा अच्छा तुम तो यार नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाले हो ना, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है, तुम तो डिफेंस वाले एंगल पे रिलेशन ही नहीं बना रहे हमारे साथ, तो हम क्यों सपोर्ट करें। तो इसमें कहा जाता है केवल मुद्दा उसका नहीं था, मुद्दा ये भी था कि इतने कम समय में जब क्लैरिटी नहीं है रिलेशन में तो एकदम से सपोर्ट नहीं लिया जाता। तो इस वजह से इस बार हम भूल ना करें और इस बार यूएसए के साथ हम क्लैरिटी एटलीस्ट ये रखें कि भाई डिफेंस वाले मामले में वी बोथ शुड बी स्टैंडिंग विद ईच अदर, राइट। तो मल्टी अलाइनमेंट को छोड़ दे क्या? नहीं, मल्टी अलाइनमेंट को अभी छोड़ना नहीं चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए, बट वी शुड बी कॉशियस। वी कैन नॉट ट्रस्ट यूएसए टू मच, क्योंकि हो सकता है सरकार बदले और वो अपने एसेट्स को यहाँ से निकाल लें, कहें कि भाई हमें तो लड़ाई में पड़ना नहीं है। और यूएसए पता है ऐसा क्यों करेगा? वो यूएसए इसलिए करेगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी पर बात आएगी, कैपेसिटी पर चैलेंज है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यूएसए की इकोनॉमी में क्राइसिस आएगा, वो इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं कर पाएगा, तो वो अपनी इकोनॉमी पर फोकस करेगा ना, राइट। दुनिया के पंगों में यू कैन से दैट यूएसए बिकेम एन इंटरवेंशनिस्ट पावर टू सेफगार्ड इट्स ओन इंटरेस्ट। अगर वो मिडिल ईस्ट में आपको बेस बनाता हुआ दिखा तो इस वजह से दिखा क्योंकि उसको ऑयल की जरूरत थी। और जैसे यूएसए ने शेल गैस की डिस्कवरी कर ली तो उसके बाद यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने कहा मिडिल ईस्ट अब तुम उतने ज़रूरी नहीं हो, है कि नहीं। तो इसी वजह से हमने कहा कि एक वैक्यूम खड़ी हो गई यूएसए वहाँ पर मिडिल ईस्ट में, जिसमें चाइना आगे बढ़ गया। तो हर देश अपने बारे में सोच रहा है, बैलेंस बनाकर चलना है, कॉशियस वे में। यूएसए के साथ एक डिफेंस ट्रीटी भी रखनी है और ये भी ध्यान रखना है कि चाइना के बेलिजरेंट नेबर होते हुए भी हमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज अभी नहीं होना है, क्योंकि दिस इज द टाइम टू एक्चुअली फॉलो दैट स्ट्रेटेजी। जैसे कि चाइना में डेंग जियाओपिंग ने कहा था, हाइड योर स्ट्रेंथ बाइड योर टाइम, यानी कि अभी अपनी स्ट्रेंथ को शो मत करो, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, अभी अपनी स्ट्रेंथ को बनाओ, सही समय का इंतजार करो। तो ये इंडिया को करना चाहिए। आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर, टाइप करके शशांक त्यागी फॉर यू। यहाँ से एक ये क्वेश्चन बन सकता है आपके मेंस में, एग्जामिन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ओवरचर्स, यानी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में मल्टी अलाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर इंडिया क्या कर रहा है। जो क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ प्लस ये जो चैलेंजेस हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए, ये डायमेंशंस आप डायरेक्टली इस आंसर में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। तो अगर बिल्कुल हो गया वो क्लियर तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर इन कमेंट्स। अब आपको बता देता हूँ, जो लोग क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे थे, तैयारी शुरू करना चाह रहे थे, तो आपको studiiq.com पर जाना होता है। फिर आप नीचे यहाँ पर फाउंडेशन P2I लाइव ऑप्ट करते हैं। अगर आपको जीएस का कंप्लीट कोर्स करना है इसमें, तो इसमें कोर्स कंप्लीट कराने के बाद फिर सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है, जिसमें क्रैश कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है। फिर आपका मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, यानी कि जैसे आप इस बैच से प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में दिल्ली आ जाते हैं। तो इसी बैच में आपका फिर 3 महीने का रहना खाना एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय StudyIQ, वो फ्री है पूरा, आपका रहना पढ़ाई वढ़ाई सब मेंस के टाइम पे। तो आप TYAGILIV अगर ये कोड यूज़ करते हैं किसी भी कोर्स के एडमिशन पे, जैसे इस पर, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है StudyIQ की वेबसाइट पर। और आपको बता दूं, इसमें आपके पूरे एक बॉक्स है जिसमें 18 बुक्स हैं प्रीलिम्स मेंस के पूरे सब्जेक्ट्स की, वो आपके एड्रेस पर भेज दी जाती हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद एड्रेस वही डालिएगा जहाँ पर एक्चुअली में आप रहते हैं। कई स्टूडेंट जैसे पढ़ाई करने कहीं और रहते हैं, उन्होंने एड्रेस डाला हुआ है एंसेस्ट्रल होम का, तो वहाँ पर वो पूरा बुक सेट चला गया है, तो आप वही एड्रेस डालिएगा। डायरेक्टली आप आगे बढ़ेंगे तो आपके आगे बढ़ने के बाद फिर आप यूज़र ID पासवर्ड आपके मेल पर आ जाएगा। जैसे आपका एडमिशन कंप्लीट होगा तुरंत आप ज्वाइन कर लेंगे। ये बैच आज से स्टार्ट हो गया है, ओरिएंटेशन इसका आज था। इस बैच में इंडियन पॉलिटी मैं ही पढ़ाऊँगा कम्प्लीटली। 8 अगस्त से मेरी क्लासेज हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर इकॉनमी चल रही है, मतलब इकॉनमी स्टार्ट होगी, अभी ओरिएंटेशन है। और इसका जो पूरा शेड्यूल है वो आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा व्यू PDF के ऑप्शन में। जैसे कोर्स प्लान में पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको, कोर्स प्लान, और डेमो वीडियोस आपके फैकल्टीज़ की यहाँ मिल जाएंगे, जिससे आपको पता हो कि एक्चुअली फैकल्टीज़ कैसे पढ़ा रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स, टाइप नोट्स, टेस्ट सीरीज, पर्सनल मेंटरशिप, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब कि हर एक स्टूडेंट को एक पर्सनल मेंटोर मिलता है, तो जो भी आपकी दिक्कतें होती हैं डेली बेस पे, कोई डाउट है, मोटिवेशन, प्लानिंग एटसेट्रा, तो StudyIQ इज़ प्रोवाइडिंग अ पर्सनल मेंटोर जो हर समय आपके साथ व्हाट्सएप कॉल पर कनेक्ट रह सकता है। वो पूरा आपका रिपोर्ट बनाता है, फिर ग्रुप मेंटर को देता है। ग्रुप मेंटरिंग टीम के हेड हैं हमारे फॉर्मर कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मिस्टर अनिल स्वरूप, फेमस रिटायर्ड IAS ऑफिसर। तो वो आपको ज्ञानवाणी सेशन में वीकली बेसिस पे मिलते हैं और गाइड करते हैं। तो हम सब फैकल्टीज़ तो हैं ही। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। PSR ऑप्शनल जिसको ज्वाइन करना है, देखिए 25 के लिए शुरू कर रहे हैं तो अभी से ही करना होगा आपको तैयारी,
क्योंकि दिसंबर तक फिर आपको कंफर्टेबली अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेना है ऑप्शनल के। तो दिस बैच इज क्लोजिंग ऑन 23rd, 20 तारीख से ये स्टार्ट हो गया, तो इसमें पहला ही चैप्टर मैंने शुरू किया है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 सेक्शन ए से ये टॉपिक, ये जो सब्जेक्ट है स्टार्ट हो गया है। क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ कंप्लीट, सब कुछ मैं ही पढ़ाता हूँ, सब कुछ मेरी ही जिम्मेदारी होती है इस बैच में। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, ये वाला। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे। ख्याल रखिए अपना। जो आपके व्यूज़ हैं अबाउट इंडिया स्ट्रैटेजी, क्या करना चाहिए चाइना के साथ, यूएसए के साथ, तो कई बार आप बड़े इंटरेस्टिंग व्यूज़ देते हैं, डू शेयर। और कौन से नए टॉपिक्स पर आप थोड़ा डीपर एनालिसिस चाहते हैं, उनको भी आप कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ।